हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर बोला गया है वॉल इज फ्रिक्शनलेस एंड द ग्राउंड इज रफ। अगर आप यहाँ पर देखो तो बच्चों ये यहाँ पर एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या है, ग्राउंड। तो ये अपने पास हो गई वॉल और ये बच्चों यहाँ पर क्या है, ग्राउंड, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक रॉड गिवन है जिसका मास m है और लेंथ l है। और बच्चों अगर आप देखो तो यहां पर बोला गया है एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब कि जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है, मतलब कि जब ये एंगल बच्चों 30 डिग्री है, उस टाइम पर बोला गया है रॉड इज अबाउट टू स्लिप। मतलब कि बच्चों अगर हमने एंगल को इससे थोड़ा सा भी कम किया तो ये रॉड यहां पर स्लिप कर जाएगी। मतलब ये मान के चलिए जस्ट ये स्लिप होने ही वाली है। तो आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, एक तो बच्चों आपको फाइंड करना है कि रॉड और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी कि रॉड और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा। उसके बाद पूछा है कि ग्राउंड इस रॉड पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इसके बाद पूछा है कि जो वॉल है ये इस रॉड पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। बच्चों देखो चाहो तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो यहां पर फोर्सेस वगैरह ड्रॉ करके उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बता देता हूं। बच्चों अगर आपको याद हो यहां पर जैसे इसमें बोला गया 30 डिग्री पर ये अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में, ध्यान रखना जो भी मैंने आपको इसके फॉर्मूले बताए थे वो सिर्फ और सिर्फ अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में वैलिड है। तो जस्ट ये बच्चों स्लिप होने ही वाली है, उस कंडीशन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या बोला है, रॉड इज अबाउट टू स्लिप, तो हमें पता है उस कंडीशन में बच्चों याद करिए टेन थीटा मैंने आपको बताया था क्या था, 1 माइनस म्यू 1 म्यू 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू 1। यहां पर मैंने कहा था जो नीचे म्यू लिखते हो वो नीचे वाला ही म्यू होता है, मतलब कि म्यू 1 यहां पर क्या है, ग्राउंड और रॉड के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये जो वॉल है वो परफेक्टली स्मूथ है। क्योंकि बच्चों वॉल परफेक्टली स्मूथ है यानी कि म्यू 2 कितना हो जाएगा, 0 है ना। वॉल और रॉड के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है कितना हो गया, 0। और अगर म्यू 2 की जगह 0 रख दें तो बच्चों यहां पर जो टेन थीटा है वो आ गया 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू 1। म्यू 1 क्या है बच्चों, रॉड और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो आपको थीटा यहां पर कितना गिवन है, 30 डिग्री, यहां पुट कर दो तो क्या आपको म्यू 1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो बच्चों अगर हम थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर दें तो टेन 30 कितना हो गया, 1 अपॉन 2 म्यू 1। टेन 30 होता है 1/√3, इधर हो गया 1 अपॉन 2 म्यू 1, यानी कि बच्चों यहां पर हमें मिल गया 2 म्यू 1 इज इक्वल टू √3, या फिर हम लिख सकते हैं म्यू 1 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। तो पहला पार्ट बच्चों सॉल्व हो गया, यानी कि आपको ये पता चल गया कि रॉड और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, √3/2 है। अगला पूछा है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द रॉड। आपसे पूछा है जो ग्राउंड है वो इस रॉड पर कितना फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही है। अब बच्चों यहां पर देखना इस फ्रिक्शन के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो ग्राउंड है वो इस रॉड पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही, ठीक है। मतलब जैसे ये सिचुएशन है, ये अपने पास रॉड हो गई और यहां पर अगर आप देखो तो ये बच्चों क्या है, वर्टिकल वॉल, और ये यहां पर क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो अगर हमें यह पता हो कि ये जो ग्राउंड है वो इस पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, बच्चों इस नॉर्मल फोर्स को मैं N1 ले लेता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि बच्चों यहां पर तो देखो कोई फ्रिक्शन है नहीं, इसलिए वॉल सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सर्ट करेगी, नॉर्मल फोर्स N2। भाई यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगा। अच्छा यहां पर फ्रिक्शन है और बच्चों स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर होगी, तो आपको पता है कि जैसे यहां पर ये अपने पास रॉड है तो ये बच्चों इस तरीके से स्लिप होने की टेंडेंसी रख रही होगी, ऐसे, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये आगे स्लिप होने की टेंडेंसी रखता होगा, तो फ्रिक्शन बच्चों इस पर लगेगा पीछे की ओर। और क्योंकि अबाउट टू स्लिप है, जस्ट स्लिप होने ही वाला है, इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा μ1 N1, ये बच्चों यहां पर फ्रिक्शन होगा। तो अगर आपको फ्रिक्शन चाहिए तो N पता होना चाहिए क्या है, तो N एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड इस रॉड पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगी, इसका फॉर्मूला था mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2।
अगर आपको ये फाइंड करना है कि ग्राउंड इस रॉड पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करी, तो डायरेक्ट mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2, क्योंकि बच्चों μ2 जीरो है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये mg के इक्वल आ जाएगा। और इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि बच्चों यहां से जो n लग रहा है और इस पर जो नीचे की ओर mg लग रहा है वो बैलेंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। भाई वर्टिकल फोर्स कैसे बैलेंस करोगे, यहां पर तो कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, तो बच्चों ये जो n1 है वही तो इस mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब n1 इज इक्वल टू mg हो गया, तो बच्चों यहां पर देखो फ्रिक्शन कितना होगा, यानी F1 फ्रिक्शन कितना होगा μ1 n1। बच्चों म्यू कितना है √3/2 और n कितना है mg, तो बच्चों आंसर कितना आएगा √3/2 mg। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ग्राउंड इस रॉड पर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रही, तो ये होगा √3 mg/2, ये आ गया। इसके बाद बच्चों यहां पर पूछा है नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द रॉड, ये जो वॉल है इस रॉड पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करे, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, देखो कैसे। बच्चों आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रॉड पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, तो हम क्या कहेंगे इधर से कितना एक्सर्ट हो रहा है n2, इधर से कितना फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रहा है μ1 n1, क्या बच्चों ये इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल। और जब n2 की वैल्यू μ1 n1 की इक्वल होगी तो ये तो बच्चों फाइंड कर ही चुके हैं, कितना है √3 mg/2, यानी कि बच्चों इसका जो आंसर है वो भी क्या आ जाएगा √3 mg/2। तो देखिए कितनी आसानी से हमने फटाफट ये सॉल्व कर लिया। इसकी कंडीशन बस इतनी है कि बच्चों अगर आपको ये गिवन हो कि रॉड अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में है, मतलब स्लिप होने ही वाली है, तो उस कंडीशन में tan थीटा याद रखना है 1 माइनस μ1 μ2/2 μ1, जो नीचे म्यू लिखोगे वो नीचे वाला ही म्यू होगा, मतलब ग्राउंड वाला म्यू। और बच्चों ये ग्राउंड इस रॉड पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगी mg अपॉन 1 प्लस μ1 μ2, तो ये बच्चों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद सारी चीजें मैंने आपको बता दी करके कि अपने आप ही निकलती चली जाएंगी, ठीक है। अभी आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, एक बार जरा इसको खुद से अटेम्प्ट करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों यहां पर अपने को गिवन है, यहां पर एक रॉड है देखो, ठीक है, और ये रॉड वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के बीच में बोला जा रहा है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि μ1 की वैल्यू बच्चों हमें जीरो रखनी है। μ1 की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि ग्राउंड और रॉड के बीच में यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब हम ग्राउंड को स्मूथ करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ग्राउंड स्मूथ रखिए। और μ2 की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब कि वॉल यहां पर रफ है, वॉल में फ्रिक्शन पॉसिबल है, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें यहां पर ग्राउंड की, तो ग्राउंड यहां पर परफेक्टली स्मूथ है। आगे यहां पर देखो तो बोला जा रहा है कि बच्चों जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, मतलब ध्यान देना 90 के साथ इक्वल भी नहीं है, 0 के साथ इक्वल भी नहीं है, मतलब ना तो ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, ना तो ये परफेक्टली वर्टिकल है, ना ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। बात समझ आ रही, मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि रॉड ना तो इस तरीके से हमें चाहिए, ना बच्चों इस तरह से चाहिए, हमें किसी एंगल पर चाहिए, ठीक है, मतलब कि एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो आपसे पूछा है देन द इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, पहला ऑप्शन है बच्चों की इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रॉड को रख दो और वो अपनी जगह पर रुकी रहे, स्टे करे। दूसरा है बच्चों की पॉसिबल है अगर थीटा की वैल्यू इनमें से कुछ हो, यानी कि tan इनवर्स μ2, tan इनवर्स 1/μ2, 2 tan इनवर्स μ2। अब जरा एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं बच्चों यहां पर कि जो वॉल है अपने पास वो यहां पर रफ है, ठीक है, रफ वॉल है, लेकिन जो ग्राउंड है वो बच्चों यहां पर परफेक्टली स्मूथ है, यानी कि ग्राउंड की खासियत यहां पर क्या है कि ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, ग्राउंड बच्चों यहां पर कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। तो क्या फ्रिक्शनलेस ग्राउंड होने पर इस रॉड का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, जरा चेक करिए बच्चों। इस रॉड पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे, देखो जैसे ये ग्राउंड है तो ये इस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी N1, इसके बच्चों सेंटर ऑफ मास पर आप यहां पर एक्ट करा सकते हो mg, ठीक है, mg यहां पर मिड पॉइंट पर एक्ट करा दीजिए। और ये जो बच्चों यहां पर वॉल है वो इस पर एक्सर्ट कर रही होगी यहां पर एक फोर्स, और वो है N2। अच्छा, इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है बच्चों, आपको पता है कि अगर यहां पर मतलब अगर ये स्लिप करे तो कैसे स्लिप करेगी, ऐसे करेगी,
मतलब कि ये पॉइंट बच्चों आगे की ओर स्लिप करेगा और ये पॉइंट नीचे की ओर स्लिप करेगा। तो क्योंकि ये नीचे की ओर स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन यहां इसको रोकने की कोशिश करेगा और यहां पर जो फ्रिक्शन है वो F2 ऐसे आ जाएगा। और बच्चों ये एंगल यहां पर क्या बोला गया है, थीटा। अब जरा ध्यान से समझना, यहां फ्रिक्शन नहीं है, मतलब यहां पर सरफेस स्मूथ है इसलिए कोई फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। अब इस डायग्राम को देखो और समझो, क्या बच्चों यहां पर इक्विलिब्रियम हो सकता है? अगर आप देखो कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है बच्चों, अगर हम देखें तो चलो वर्टिकल में एक टाइम पर फोर्स बैलेंस हो भी गया, सपोज जैसे वर्टिकली अपवर्ड क्या है N1 और F2, तो हो सकता है N1 और F2 मिलकर के mg को बैलेंस कर दें। तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होता हुआ चलो दिख भी रहा है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों हॉरिजॉन्टल में क्या फोर्स बैलेंस होता हुआ दिख रहा है आपको? अगर आप देखो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, वो क्या है बच्चों यहां पर, कि इस N2 को कौन बैलेंस करेगा? ये जो हॉरिजॉन्टल में इस पर एक N2 लग रहा है, इसे कौन बैलेंस करेगा? अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो इस N2 को कौन बैलेंस करेगा? यानी कि हम यहां पर क्या बोलेंगे, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस की बात करें, फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो बच्चों सीधा सीधा देखो तो यहां पर जो ये N2 लग रहा है, इसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहां पर कोई फोर्स है ही नहीं। सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और बच्चों अगर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो नहीं है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इक्विलिब्रियम बच्चों पॉसिबल है ही नहीं यहां पर। ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, इज नॉट पॉसिबल। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप फॉर्मूला यूज कर लो। बच्चों आप याद करिए, मैंने आपको tan थीटा का फॉर्मूला बताया, वहां से चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया बच्चों, मेथड 1। दूसरा मेथड क्या हो सकता है जरा देखें, मेथड 2। बच्चों हमें tan थीटा का फॉर्मूला पता है अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में, कि जस्ट स्लिप होने वाली है लेकिन अभी इक्विलिब्रियम में है। तो अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में, ठीक है, कंडीशन में कौन सी बच्चों यहां पर ले रहा हूं, अबाउट टू स्लिप। तो अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में tan थीटा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस μ1 μ2 डिवाइडेड बाय 2 μ1। सोचो बच्चों अगर μ1 को ही जीरो कर दें, मतलब कि ग्राउंड और रॉड के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो अगर मैं μ1 को ही जीरो कर दूं तो बच्चों देखो ऊपर तो 1 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 1/0। और tan थीटा अगर बच्चों 1/0 है, इसका मतलब थीटा क्या आ गया, 90 आ गया। थीटा बच्चों यहां पर क्या हो गया, 90 डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि अगर थीटा 90 हो तब ये रॉड इक्विलिब्रियम में हो सकती है। मतलब समझ रहे क्या है कि इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम संभव है, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ऐसा। मतलब कि बच्चों अगर हम ये कंडीशन ले लें कि रॉड को हम परफेक्टली वर्टिकल रख दें तो ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। बाकी आप चाहो थीटा की वैल्यू 90 से कम रहे और इक्विलिब्रियम हो जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर क्या जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। तो रॉड को बच्चों इंक्लाइंड रखें और आप चाहें कि वो स्टे करे अपनी जगह पर, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, मूव ना करे, तो उसके लिए जरूरी है कि नीचे जो ग्राउंड है वो रफ होनी चाहिए। नीचे वाली सरफेस को अगर आपने स्मूथ कर दिया तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको नोट करो बच्चों, यहां पर काफी अच्छा एक क्वेश्चन आपको गिवन है और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ये समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं वो वैलिड क्यों नहीं है, ठीक है, वो फॉर्मूले वैलिड क्यों नहीं है। यहां पर क्वेश्चन बच्चों यहां पर क्या बोला है, अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ मास 10 kg leans against a smooth vertical wall making an angle 53 degree with it। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो एक लेडर है और इस लेडर का जो मास है वो यहां पर कितना है, 10 kg है, ठीक है। एक लेडर है और उसका मास कितना है, 10 kg। और बच्चों यहां पर ये जो वर्टिकल वॉल है ना, ये वर्टिकल वॉल परफेक्टली स्मूथ है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वॉल स्मूथ हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्राउंड स्मूथ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तब फिर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। द अदर एंड रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। मतलब बच्चों अगर हम हॉरिजॉन्टल फ्लोर की बात करें तो वो क्या है, रफ है यहां पर, ठीक है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा ध्यान देना, यहां पर क्या बोला है, दूसरा एंड बच्चों रेस्ट में है, मतलब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है,
ये पूरा सिस्टम यानी पूरा लेडर रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द लेडर। आपको ये बताना है कि ये जो फ्लोर है वो कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही है और कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते टाइम कहीं भी आपको ऐसा लगा कि यहां पर अबाउट टू स्लिप की कंडीशन है, कहीं आपको ऐसा दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि बोला जा रहा है जस्ट स्लिप करने ही वाली है, या फिर कहीं इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वो मिनिमम एंगल है, इससे थोड़ा सा भी एंगल कम हुआ तो ये स्लिप हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यानी कि बच्चों ये अबाउट टू स्लिप की कंडीशन नहीं है, इसलिए जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े वो अबाउट टू स्लिप की कंडीशन में वो यहां पर वैलिड नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक फोर्स और टॉर्क को जीरो करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो बच्चों यहां पर अगर हम फोर्सेस वगैरह लिखें, इसके लिए हम अलग से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। बच्चों जैसे यहां पर आपने इस तरीके से ये लेडर ड्रॉ कर लिया, तो ये अपने पास क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है जो रफ है, और ये बच्चों अपने पास एक वर्टिकल वॉल है जो परफेक्टली स्मूथ है। तो वॉल यहाँ पर परफेक्टली स्मूथ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चों रफ यहाँ पर क्या है, नीचे जो सरफेस है वो रफ है। अब जरा समझिएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लेट करूं ऐसा कि नीचे वाली जो सरफेस है वो इस पर कुछ नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इसको मैं N1 लेट कर लेता हूं। अच्छा, क्योंकि बच्चों ये अबाउट टू स्लिप की कंडीशन नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर एक्ट नहीं कर रहा होगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर कब एक्ट करता है, जब अबाउट टू स्लिप की कंडीशन होती है। तो यहां पर फ्रिक्शन तो होगा लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा, तो मैं उसको F1 लेट कर लेता हूं, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, फ्रिक्शन होगा लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा क्योंकि अबाउट टू स्लिप की कंडीशन नहीं है। ये एंगल बच्चों यहां पर 37 होगा, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि वर्टिकल से एंगल कितना है 53, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 37। अच्छा, इसके मिड पॉइंट पर बच्चों यहां पर mg एक्ट करेगा, है ना। तो mg को मैं थोड़ी देर के लिए w बोल देता हूं, वेट, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। और ये जो वर्टिकल वॉल है ये इस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, और उसको मैं यहाँ पर N2 बोल देता हूं। अच्छा, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस स्मूथ है, तो कुछ और फोर्स नहीं होगा, बस N2 होगा। तो बच्चों इतने ही फोर्स आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, एक तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर दो, दूसरा वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर दो, तीसरा बच्चों टॉर्क बैलेंस कर दो, हो गया सॉल्व। तो देखिए यहां पर सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करें तो देखो इधर कितना फोर्स है F1, और बच्चों इधर से कितना फोर्स है N2। यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई कि वर्टिकल वॉल जितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही है उतना ही हॉरिजॉन्टल फ्लोर फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही है, ताकि बैलेंस रहे हॉरिजॉन्टल में। इसी तरह से बच्चों यहां पर नेट वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर दीजिए। तो जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस करेंगे तो नीचे से बच्चों ऊपर की तरफ लग रहा है N1 और ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है W, ये भी एक दूसरे से बैलेंस हो गए। अब हमें बच्चों यहां पर टॉर्क बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, टॉर्क। अब टॉर्क के लिए एक बात समझो, वैसे तो टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लो 0 होना चाहिए, क्यों, जरा ध्यान से समझिएगा। बच्चों एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट क्या था बच्चों, स्टेटमेंट ये था कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो प्लेन ऑफ द फोर्सेस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ले लो, कोई भी एक्सिस ले लो, सबके अबाउट टॉर्क सेम होगा। अगर किसी एक के अबाउट 0 है तो सभी के अबाउट 0 होगा। तो आप कोई भी एक्सिस अपनी तरफ से ले सकते हो। मैंने आपसे कहा था बच्चों सबसे आसान तो ये होता है कि जो अननोन है वहीं से अगर एक्सिस पास हो जाए तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। बाकी चॉइस आपकी, जहां से मन करे वहां से सॉल्व करो। तो बच्चों जैसे यहां पर ये रॉड है, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, जैसे यहां पर पहले तो फोर्सेस दिखा देता हूं। जैसे यहां पर F1 है, यहां पर N1 है, यहां पर क्या है बच्चों N2, और मिड पॉइंट पर क्या है W। अगर मैं एक्सेस को बच्चों यहां से देखो, ये वाली एक्सेस ले लूं, ये देखिए, अगर मैं Z एक्सेस यहां पर ले लूं इस तरह से, ये वाली एक्सेस ले लूं, देख ये मार्कर देख रहे हैं, इसी एक्सेस की बात कर रहे हैं बच्चों। इस एक्सेस को लेने में फायदा देखो क्या है कि N1 और F1 इन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी एक्सेस पर एक्ट कर रहे हैं। जिस एक्सेस के अबाउट आपको फाइंड करना है टॉर्क, तो R कितना हो गया 0। जब डिस्टेंस 0 हो गई तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्सेस लेने से फायदा ही होगा, N1 F1 का 0 हो गया, और फाइंड करना पड़ेगा सिर्फ W और N2 का।
तो हम बच्चों यहाँ पर z एक्सिस के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देंगे, तो हम लिखेंगे नेट टॉर्क अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब जरा बहुत केयरफुली समझिएगा बच्चों, मैं अलग अलग ही यहां पर लिख देता हूं। जैसे कि अगर हम बच्चों यहां पर N1 फोर्स का टॉर्क z एक्सिस के अबाउट देखें तो वो 0 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर हम यहां पर देखें F1 फोर्स का टॉर्क z एक्सिस के अबाउट वो भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सिस पर ही एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें यहां पर टॉर्क ऑफ वेट W अबाउट z एक्सिस, जरा ये देखिए कितना आएगा। तो बच्चों देखो z एक्सिस ये है ना, इस तरह से है, और ये यहां पर W है, W को थोड़ा एक्सटेंड करिए। तो बच्चों ध्यान से देखो कि z एक्सिस और ये जो W फोर्स है उसकी लाइन के बीच में कॉमन परपेंडिकुलर कितना है, मतलब ये कितना है। तो बच्चों देखो ये एंगल अपने पास कितना है, 37 है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी लेंथ बाय 2। देखो ये कितना है, l बाय 2 है ना, l बाय 2 का cos 37, l बाय 2 का cos 37। भाई ये कितना l बाय 2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी l बाय 2 cos 37। तो z एक्सिस से इस w की लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बच्चों कितना आएगा, l बाय 2 cos 37। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो z एक्सिस के अबाउट है ना, ये बच्चों क्या z एक्सिस हो गई, इसके अबाउट ये जो w है वो ऐसा क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क दे रहा है। सोचो अगर W की वजह से रॉड को फ्री कर दिया जाए तो वो ऐसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, मतलब कि क्लॉकवाइज सेंस में। तो हम कहेंगे W का टॉर्क बच्चों क्लॉकवाइज सेंस में है इतना। अच्छा N2 का टॉर्क देखिए, N2 का टॉर्क बच्चों यहां पर अगर हम देखें Z एक्सिस के अबाउट, ठीक है, N2 का टॉर्क Z एक्सिस के अबाउट। तो बच्चों ये पहले तो हमने N2 लिख दिया। अच्छा अब जरा देखना बच्चों, N2 की लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, ठीक है, N2 की लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो बच्चों यहां पर z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, मतलब z एक्सिस और N2 की लाइन के बीच में कॉमन परपेंडिकुलर देखो क्या होगा बच्चों, ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। ये डिस्टेंस का मतलब समझते हैं, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, l, और 37 के सामने होगा बच्चों l sin 37, मतलब ये डिस्टेंस l sin 37, ये डिस्टेंस l sin 37। तो हम कहेंगे N2 फोर्स और z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, l sin 37। क्या लिखेंगे बच्चों, l sin 37। ठीक है, इस तरीके से। और जब आप ऐसा लिखोगे तो बच्चों ये देखो किस सेंस में है, तो z एक्सिस के अबाउट देखो N2 बच्चों एंटी क्लॉक घुमा रहा है, एंटी क्लॉक घुमा रहा है, यानी कि बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क होगा। अब देखिए हमें नेट टॉर्क 0 करना है, तो दो फोर्सेस का तो टॉर्क वैसे ही 0 था, और बाकी दो फोर्सेस में एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, तो आपस में इनको बैलेंस कर दो। तो जब आप बच्चों इसको बैलेंस करोगे तो इक्वेशन देखो यहां पर क्या बन जाएगी, ये बच्चों अपने पास क्या है W, ये कितना है l बाय 2, cos 37 होता है बच्चों 4/5। इसी तरह से आगे देखो यहां पर N2L sin 37 होता है 3/5। अब इसमें से देखो बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो यहां पर अगर आप देखो, अच्छा 2 से 4 कैंसिल करोगे 2 बचेगा, तो 2W इज इक्वल टू 3N2, है ना, एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। अब बच्चों 3 इक्वेशन है, और यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास जैसे 3 अननोन है। देखो कौन कौन से, पहला तो बच्चों F1 इज इक्वल टू N2, N1 इज इक्वल टू W, और 2W इज इक्वल टू 3N2। अब चलो देखो हमें फाइंड क्या करना है। एक तो बच्चों हमें फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स, ये बच्चों जो रफ सरफेस है नीचे की वो इस पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही, यानी कि N1 फाइंड करना है। तो बच्चों N1 देखो सीधा सीधा W के इक्वल है, N1 कितना बच्चों W के इक्वल है, और W इसका कितना है 10G, है ना। तो अगर हम बच्चों यहां पर G की वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं, G आप यहां पर 10 ले सकते हो, G आप बच्चों यहां पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो G की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो 10 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये बच्चों अपने पास आ गया N1। इसके बाद पूछा है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये जो फ्लोर इस पर एक्सर्ट कर रही F1। तो बच्चों देखो फ्रिक्शन फोर्स F1, ठीक है, F1 किसके इक्वल है, N2 के इक्वल है, और N2 बच्चों यहां से निकल आएगा। तो जरा देखिए F1 N2 के इक्वल है, और N2 किसके इक्वल है 2W/3, ये बच्चों किसके इक्वल है 2W/3, तो ये हो जाएगा 2/3, और बच्चों W कितना है यहां पर 100, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास कितना आ गया 200/3, और ये बच्चों हो गया यूनिट इसकी न्यूटन, ठीक है। तो F1 भी मिल गया।
तो सारी चीजें आ गई। तो इसके अंदर बच्चों देखा जाए तो एक्चुअल में हमने पूरा इसको सॉल्व किया है, इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। अबाउट टू स्लिप की कंडीशन हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लेकिन अगर बेसिक इस तरह का क्वेश्चन है तो आप फिर वहां पर टॉर्क बैलेंस फोर्स बैलेंस सॉल्व करिए, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस होगी आपकी इससे, स्पेशली बच्चों टॉर्क बहुत अच्छे से फाइंड करना, ठीक है, नोट करें इसको। बच्चों यहां पर काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एक गिवन है। इसमें बोला गया है कि अगर हम ग्राउंड और वॉल दोनों को स्मूथ कर दें, ठीक है, मतलब कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि बच्चों अगर आपने ग्राउंड को स्मूथ कर दिया तो इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता। रॉड को जिस पोजीशन में रख दोगे वहां स्टे तो नहीं करेगी, स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब वो स्लिप होगी तो फिर यहां पर उसका मोशन होगा। तो बच्चों आपसे पूछा है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसका पाथ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास किस पाथ पर चल रहा होगा, किस पाथ को फॉलो कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, पैराबोलिक पाथ, या फिर कोई और पाथ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों यहां पर क्या है, इफ द वॉल एंड द ग्राउंड बोथ आर स्मूथ एंड द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो यहां पर बच्चों अगर आप देखो तो इस तरीके से है पूरा सिस्टम, और रॉड को हमने यहां पर रिलीज कर दिया, और आपको पता है कि जैसे ही आप रिलीज करोगे, क्योंकि ये भी स्मूथ है ये भी स्मूथ है, तो ये पॉइंट आगे जाएगा ये नीचे जाएगा और सेंटर ऑफ मास किसी पाथ पर चलेगा। तो आपसे सिंपल सा बच्चों यहां पर ये पूछा है कि पाथ क्या होगा जो सेंटर ऑफ मास जिस पर चल रहा होगा, सेंटर ऑफ मास जिसे फॉलो कर रहा होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत सिंपल, लेकिन बच्चों बिल्कुल अलग तरह की यहां पर टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, एक अलग तरह की अप्रोच है, ठीक है, समझिएगा जरा। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये अपने पास क्या हो गई, वर्टिकल वॉल जो कि परफेक्टली स्मूथ है, और ये बच्चों अपने पास क्या है यहां पर ग्राउंड, ये भी परफेक्टली स्मूथ है, और यहां पर अगर आप देखो तो ये अपने पास यहां पर क्या है बच्चों रॉड, और ये रॉड यहां पर स्लिप कर रही है। स्लिप करने का मतलब कि ये जो पॉइंट है बच्चों वो आगे की ओर जा रहा होगा और ये जो पॉइंट है वो नीचे की ओर जा रहा होगा, लेकिन हमें बच्चों यहां पर सेंटर ऑफ मास के बारे में बताना है, ठीक है। अब जरा बात समझिए बच्चों, अगर मैं यहां पर ये जो डिस्टेंस है ना, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है उसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस में x लेट कर लेता हूं, और ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से मैं y लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि यहां पर x और y में क्या रिलेशन है। सपोज इस रॉड की लेंथ बच्चों यहां पर कितनी है, l है। इस रॉड की लेंथ बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, l। तो क्या x, y और l में हमें रिलेशन मिल सकता है, बहुत आसानी से। कैसे भाई, हमें पता है किसी भी इंस्टेंट पर चाहे ये कितना भी नीचे आ जाए, ये कितना भी इधर चला जाए, ये बात हमेशा ट्रू रहेगी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा है ना, अब मैं इसको एक अलग डायग्राम से बता रहा हूं, वो समझो फिर से एक डायग्राम, ताकि आप बिल्कुल क्लियर अलग अलग चीजें समझते हुए चलें। तो बच्चों यहां पर फिर से देखें, अपने पास यहां पर वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल सरफेस परफेक्टली स्मूथ, ये रॉड यहां पर स्लिप कर रही है और हमें इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करनी है। बच्चों ये वाला पॉइंट किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए x डिस्टेंस पर है और ये वाला पॉइंट उसी इंस्टेंट पर y डिस्टेंस पर है। अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या होंगे वो। तो बच्चों देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, आपको पता है अगर ये डिस्टेंस x है तो सेंटर ऑफ मास x/2 पर होगा, ये डिस्टेंस अगर y है तो सेंटर ऑफ मास y/2 पर होगा। यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों, x/2, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है यहां पर, y/2। अब आप कहेंगे सर इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे देखो हमें ये पता चल रहा है कि बच्चों यहां से अगर हम x देखें, ठीक है, या फिर आप सिंपल सा यहां से x निकाल लो, चलो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ xc, और y निकाल लो बच्चों, क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ yc। अगर मैं ये x और y यहां पर पुट कर दूं तो देखो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी। तो बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 2xc², y स्क्वायर की जगह 2yc² और इज इक्वल टू बच्चों यहां पर क्या l²। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, xc² प्लस yc² इज इक्वल टू l/2 होल स्क्वायर। बच्चों ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये xc और yc किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर ऑफ मास के। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास के x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन मिल गया, इसका मतलब पाथ मिल गया।
कि सेंटर ऑफ मास किस पाथ पर चल रहा है, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर। आप जानते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, बेसिक मैथ्स में मैंने आपको बताया था ये बच्चों किसकी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर 0,0 होंगे और जिसकी रेडियस l/2 होगी, क्योंकि बच्चों यहां रेडियस का ही तो स्क्वायर होता है। तो एक्स सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू l/2 स्क्वायर। मतलब ये ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर बच्चों क्या है 0,0, सेंटर है 0,0 और रेडियस है बच्चों यहां पर l/2। यहां तक समझ में आता है, बिल्कुल सिंपल सा। पहले आप इतना नोट करो, अब मैं आपको इसका पाथ ड्रॉ करके दिखाता हूं क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को देखते हुए सर्कल ड्रॉ करें तो पहले एक बार सर्कल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस सर्कल के जो सेंटर है वो क्या है 0,0। मतलब बच्चों यहां पर जहां से मेजर कर रहे थे ना वही इसके सेंटर है। तो ये देखो, जैसे बच्चों ये अपने पास क्या है, वर्टिकल वॉल है, स्मूथ है। ये अपने पास क्या बच्चों हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भी स्मूथ है। और ये इसके यहीं से हमने एक्स और वाई मेजर किया था, तो ये बच्चों हो गए ओरिजिन, मतलब 0,0। और बच्चों इसकी रेडियस कितनी है l/2, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों यहां पर ये कितनी होगी l/2 होगी। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी l/2 होगी। मतलब ये जो सर्कल बनाया हमने, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है l/2 है। और बच्चों रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी पर मूव कर रहा है। मतलब अगर आप देखो तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास यहां तो आ नहीं जाएगा। तो मैथमेटिक्स तो केवल आपको इक्वेशन बताती है, वो ये थोड़ी ना कहती कि पूरा पाथ कवर करना जरूरी ही है। वो ये बताती है कि जिस पाथ पर सेंटर ऑफ मास चल रहा है उसकी इक्वेशन ये है। तो जरा देखो यहां तो कभी सेंटर ऑफ मास आने वाला नहीं है, क्योंकि रॉड बच्चों इसी में रहने वाली है हमेशा। तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास इस पाथ पर चल रहा है। ये देखो सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पर ये जो पाथ है ना इस पर चल रहा है, इस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। ये जो सर्कुलर पाथ यहां ड्रॉ किया जा रहा है इस पर चल रहा है सेंटर ऑफ मास। इसे आप बच्चों यहां पर बोल सकते हो दिस इज द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये पाथ बच्चों कैसा है, सर्कुलर है। तो हमें ये पता चला कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। बच्चों कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, मैं 1-2 ऑप्शंस आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए यहां पर कि जो सेंटर ऑफ मास है इनमें से किस पाथ को फॉलो करा, और पाथ आपको ड्रॉ करके दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए रॉड है, तो आपको यहां पर मान लीजिए इस तरह से बताया गया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको बच्चों ऐसे दिखाया गया कि जो सेंटर ऑफ मास है इस रॉड का, जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों यहां पर इस रॉड का वो इस तरीके से जा रहा है। मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है वो बच्चों यहां पर इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, या फिर बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरह से आपको दिखाया जाए, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जस्ट आपको ड्रॉ करके दिखाया जाएगा, आपको बताना इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। आपको दिखाया जाए सेंटर ऑफ मास बच्चों ऐसे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में से, मतलब इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको दिखाए जा सकते हैं। तो इनमें से बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या इस पाथ को देख के पता चल रहा है, इसको देख करके बता पाएंगे। बच्चों देखो इस तरह का पाथ है, ध्यान से देखो इस तरह का पाथ है। मतलब आप सिंपल से एक काम कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना इसको सेंटर मान करके, इसको सेंटर मान करके और ऐसे ड्रॉ कर देना एक सर्कल, इसको सेंटर मान करके ऐसे ड्रॉ कर देना एक सर्कल। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपने यहां पर इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मतलब कैसे भी ड्रॉ कर दिया, तो आपको ये दिख जाएगा अच्छा ये सर्कल बन गया। मतलब कि सेंटर ऑफ मास अगर अभी यहां है तो वो ऐसे जा रहा होगा, थोड़ी देर बाद सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा होगा, उसके पहले सेंटर ऑफ मास ऐसे था। मतलब आप इस तरह के पाथ पर सेंटर ऑफ मास चल रहा है। ये तो बच्चों कह रहा है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, सर्कल पे चल रहा है। तो सर्कल में बच्चों देखो किस तरह का है, ऐसा पाथ है ना, ध्यान से देखो। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बच्चों इस तरह के सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो ये नहीं है, ये वाला करेक्ट है। ये देखो ऐसे चल रहा है, ये देखिए, है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, तो उसका पाथ बच्चों इस तरह का है। ये देखिए सेंटर ऑफ मास का पाथ ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर आप पूरा ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि भाई इस तरह से ऐसा कुछ रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ रहा होगा ये सर्कल। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों इस तरह के ऐसे पाथ पर चल रहा होगा।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में बोला है अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड इज प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजीशन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड रिलीज्ड। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरीके से एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है जिस पर हमने एक रॉड को वर्टिकल पोजीशन पर इस तरीके से रखा है, ठीक है। मतलब ये जो रॉड है वो ग्राउंड पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर वर्टिकली इस तरह से रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं जिससे कि ये गिरना स्टार्ट हो जाती है, इसका मोशन स्टार्ट हो जाता है। आपको यहां पर बताना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पाथ को फॉलो करेगा, किस पाथ पर चलेगा। क्या उसका पाथ क्या सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा स्ट्रेट लाइन पर, या फिर वर्टिकली डाउन मूव करेगा स्ट्रेट लाइन पर, या फिर वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, या फिर बच्चों यहां पर इनमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर अगर आप देखो तो इस तरीके से हमने एक रॉड को वर्टिकल पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया और ये गिरना स्टार्ट हो जाती है, मोशन इसका स्टार्ट हो जाता है। और आपको बताना है इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और किसी की बात नहीं की गई, ध्यान देना, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के पाथ की बात की गई है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है और वो इक्वेशन ये कहती है कि किसी भी सिस्टम पर जो नेट फोर्स होता है, किसी भी सिस्टम पर जो नेट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, उस सिस्टम का मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, है ना, ये हम जानते हैं। यानी कि किसी भी सिस्टम पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपको सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का आइडिया देता है, क्योंकि सिस्टम में तो बच्चों बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो जो नेट फोर्स है वो किसका आइडिया दे रहा है, वो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का आइडिया दे रहा है, ठीक है। और हमें बच्चों यहां पर ये पता है कि जो सरफेस है, जो ग्राउंड है, ठीक है बच्चों, अगर हम यहां पर बात करें ग्राउंड या फिर सरफेस, जो भी आप लिखो इसको, ठीक है, तो जो ग्राउंड है यहां पर वो क्या है बच्चों, परफेक्टली स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है ना, परफेक्टली स्मूथ ग्राउंड है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। बच्चों फ्रिक्शनलेस से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें ये इससे पता चलेगा कि बच्चों यहां पर इस रॉड पर ये जो ग्राउंड है वो किसी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। और जब बच्चों ये किसी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, मतलब हम कह सकते हैं किसी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, है ना। यानी कि हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द रॉड। मतलब बच्चों यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इस रॉड पर किसी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। बहुत केयरफुली समझिएगा, आप चाहे इस सिचुएशन में बात कर लो, या रॉड मान लीजिए बच्चों थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गई है, मान लीजिए थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब कर दिया और वो गिरते गिरते यहां तक इस तरह की पोजीशन में आ गई, तो भी बच्चों ये सिर्फ इस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और इसके सेंटर पर बच्चों mg एक्ट कर रहा होगा। इसके अलावा आप देखो यहां पर कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि जो ग्राउंड है बच्चों वो फ्रिक्शनलेस है, तो इस पर कोई फ्रिक्शन तो होने वाला नहीं है। अब जब फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो n और mg रह जाएगा बस, यहां पर बाकी कोई बच्चों फोर्स नहीं है। इसलिए हम यहां पर क्या बोलेंगे कि इस रॉड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। इसका मतलब समझते हैं बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा। तो इससे हम बच्चों क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा, ठीक। यानी सेंटर ऑफ मास बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करेगा। और इनिशियली क्योंकि रॉड पूरी रेस्ट में थी, है ना, अगर हम देखें बच्चों यहां पर तो इनिशियली, ठीक है, अगर हम देखें तो रॉड बच्चों यहां पर रेस्ट में थी, यानी कि इनिशियली अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, और हमें यह पता चला कि सेंटर ऑफ मास पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो ना वेलोसिटी है ना हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है। तो हम बच्चों यहां पर क्या बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हम बच्चों यहां पर क्या बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा।
भाई हमने कहा कि किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो बच्चों अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 है और इनिशियली पूरा सिस्टम भी रेस्ट में था, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कुछ भी कर लो हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा, ठीक है। हाँ mg की वजह से नीचे जरूर आएगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा। तो बच्चों इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो अब इसका मैं मोशन ड्रॉ कर रहा हूं, आप जरा समझना इसको अच्छे से। जैसे मान लीजिए बच्चों इनिशियली रॉड इस तरह से है, ठीक है, ऐसे रॉड है, हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में रेस्ट में रहेगा, यानी मूव करना है तो वर्टिकल मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा। तो देखो बच्चों सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन। अब हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा, मतलब बच्चों ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पर रहेगा, क्योंकि ना हॉरिजॉन्टल में मूव करना ही नहीं है, तो ना लेफ्ट में ना राइट में कहीं नहीं जा सकता, तो ये हमेशा इसी लाइन पर रहेगा। यानी कि कुछ देर बाद देखोगे तो बच्चों सेंटर ऑफ मास जैसे अभी यहां पर है, कुछ देर बाद सेंटर ऑफ मास आपको यहां पर दिखाई देगा, और सेंटर ऑफ मास यहां होने का मतलब क्या है कि आधी रॉड बच्चों इधर होगी और आधी रॉड इधर होगी, मतलब ऐसे होगी। फिर उसके बाद देखोगे तो बच्चों सेंटर ऑफ मास आपको यहां पर कहीं दिखाई देगा, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि आधी रॉड बच्चों यहां पर देखो, आधी रॉड ऐसे होगी और बच्चों आधी रॉड यहां पर ऐसे होगी, समझ पा रहे हैं ऐसे। तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए चीज कि सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था, फिर सेंटर ऑफ मास यहां पर आया, फिर सेंटर ऑफ मास यहां पर आया, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब कि अगर बच्चों यहां पर देखो तो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों वर्टिकली डाउन मूव करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इस पे कोई फोर्स है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वर्टिकली डाउन ऑन स्ट्रेट लाइन। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब सेंटर ऑफ मास इसी वर्टिकल लाइन पर हमेशा रहेगा। हाँ रॉड इस तरह से गिरेगी कि सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पर रहे, आधी रॉड इधर आधी रॉड इधर, आधी रॉड इधर आधी रॉड इधर, सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पर बना रहेगा। और लास्ट में पता है क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास बच्चों इस पॉइंट पर आ जाएगा और आधी रॉड ऐसे होगी आधी रॉड ऐसे होगी, मतलब लास्ट में बच्चों सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं आ जाएगा और हम क्या बोलेंगे कि आधी रॉड इधर है आधी रॉड इधर है, सेंटर ऑफ मास लास्ट में यहां आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर। अब आप नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर।